नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। गंगा जी के किनारे किनारे बसा समूचा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रकृति ने दिल खोल कर अपना प्यार लुटाया है, लेकिन जहां पर सालों सालों से विकास की प्रतीक्षा होती रही। क्या अब वहां पर विकास हुआ है? क्या पूर्वांचल के क्षेत्र में लोग ये यकीन रखते हैं कि अगर उनको कुछ वादे किए जाते हैं तो उन पर अमल भी किया जाता है? पूर्वांचल के क्षेत्र में आज हम पेश करेंगे श्वेत पत्र, क्योंकि ये ऐसा महत्वपूर्ण इलाका है जहां पर हर एक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। जहां पर 1.5 महीने में 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे कर लिए हो, जहां पर उनका अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जहां पर गोरखपुर है जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? चलिए पूर्वांचल पर पेश करते हैं श्वेत पत्र। यूपी की सत्ता का सूर्योदय। भारत माता की। जिसे जनादेश दे वो अजय। भारत माता की। लोक आस्था का परम धाम। हर हर के स्वर संग श्री राम। हर हर महादेव। आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। राजनीति का नया दंगल। ये है पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, जिसे कहा जाता है पूर्वांचल। इसी पूरब से बहने वाली हवाएं लखनऊ की सत्ता का रुख तय करती हैं। जो विकास कराएगा, जो सुरक्षा देगा, जो समृद्धि का मार्ग लेकर के आएगा, वही सच्चा प्रतिनिधि और वही सच्ची सरकार बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस बार जाना होगा। यही पूर्वांचल अब राजनीति की धुरी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी लगातार पूर्वांचल के दौरे कर रहे हैं। काशी में बीजेपी के बड़े नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया है। अखिलेश ने पूर्वांचल को साधने के लिए विजय रथ यात्रा शुरू की है। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए चुनाव जीत चुकी मायावती ने इस बार पूर्वांचल से ही ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किए हैं। पूर्वांचल के खाते से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 165 सीटें जुड़ती हैं। जिसको पूर्वांचल का आशीर्वाद मिलता है, सरकार उसकी ही बन जाती है। विकास के लिए डबल इंजन वाली सरकार को चुनने की अपील ने 2017 में बीजेपी को पूर्वांचल की 115 सीटें सौंप दी। 2012 में मत नहीं बहुमत दीजिए के नारे के साथ चुनाव में उतरे अखिलेश को 102 सीटें जितवा दी और बहुमत से समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। 2007 में इसी पूर्वांचल ने मायावती की सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा किया और 85 सीटें यहाँ की बीएसपी ने जीती थी। पूर्वांचल के बारे में सियासी कहावत है कि इसे जिसने साध लिया समझो सत्ता पा गया। यूपी की सत्ता पाने के लिए इसी मंत्र पर सभी पार्टियां चल रही हैं। पूर्वांचल के जातीय धार्मिक समीकरण राजनीति के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। धर्म के इसी मर्म को समझते हैं बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सनातन की आस्था का केंद्र है काशी। घट घटवासी अविनाशी शिव के धाम में देश प्रदेश की आस्था है। आस्था की इसी डोर से सत्ता की डगर आसान करने की नीति पर चलती है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर की सुबह गंगा में डुबकी लगाई।
जल कलश लेकर शिवधाम में प्रवेश किया तो सिर्फ शिव भक्ति का नहीं, हिंदुत्व की राजनीति का संदेश भी दिया। इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल को साधने के लिए काशी को बीजेपी की राजनीति का शक्ति केंद्र बना दिया है। ये उनका संसदीय क्षेत्र भी है और पूर्वांचल के विकास का केंद्र भी। माथे पर चंदन का त्रिपुंड आस्था का प्रतीक बना और मोदी के बोल काशी में किए गए और भविष्य में किए जाने वाले विकास का वचन बने। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ में आस्था का नया आलोक जगमगाया तो गलियों को विकास की चमक भी दिखाई। वर्षों पुरानी काशी का स्वरूप बदला, रूप निखरा तो विकास की चमक लोगों के चेहरे पर भी दिखी। पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर आबादी का घनत्व अगर हम सभी इलाकों से तुलना करें तो सबसे अधिक रहा है, लेकिन जितनी यहाँ की आबादी रही है उसकी तुलना में यहाँ का विकास उस हिसाब से देखने के लिए नहीं मिला है। आर्थिक उपेक्षा का सामना इस समूचे क्षेत्र को करना पड़ा है। पूर्वांचल की अगर सियासी अहमियत हमारे सामने आज है तो यहाँ के लोगों के मन में यहाँ के विकास की भी बहुत सारी आकांक्षाएं उमड़ती हैं। उपेक्षित रखा गया, अब आपको लग रहा है विकास हो रहा है या नहीं? अभी जी, बहुत विकास हो रहा है। जब से जोगी जी आए हैं पूर्वांचल क्या पूरे यूपी का विकास हो रहा है। पीएम का भी संसदीय क्षेत्र यही, योगी जी भी जब लड़ते थे तो गोरखपुर, और वैसे भी गोरखपुर उनका अपना जी। तो आपको राजनीतिक कारण लग रहा है या फिर अगर राजनीतिक कारण भी है तो चलता है? नहीं, राजनीतिक कारण तो जो है वो हो ही रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारे जोगी जी व्यक्तित्व कार्य भी कर रहे हैं। पूर्वांचल के केंद्र काशी से विकास के साथ हिंदुत्व वाली रणनीति को धरातल पर उतारा जा रहा है। हिंदुत्व वाली राजनीति की काट के लिए विरोधी भी अपने अपने दांव लगा रहे हैं। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। मैंने भी आज लोकसभा में प्रश्नकाल में ये सवाल किया था, टूरिज्म और कल्चर से ही जुड़ा हुआ सवाल था कि मेरा क्षेत्र दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है और गंगा मेरे क्षेत्र में निकलती है। 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ आते हैं ब्रजघाट और तिगरी धाम में, तो वहाँ भी नौका विहार जो है शुरू किया जाए। सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। तमाम मठाधीश रो रो कर गुहार लगाते रहे कि प्राचीन मंदिर को मत तोड़िए, लेकिन विकास के नाम पर तोड़ दिए गए। और विकास की इबारत लिखने के लिए जो प्लानिंग चुनाव वाली तय की जाती है वो भी भारतीय जनता पार्टी की विशेषज्ञता है। संयोग नहीं है कि चुनाव से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया, बल्कि ये बीजेपी का राजनीतिक प्रयोग है। धर्म के साथ विकास की राजनीति का ऐसा प्रयोग जो उसे सत्ता तक पहुंचाने में सफल रहा है। गंगा मैया की धर्म, आध्यात्म और विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 दिन का काशी दौरा रहा उसमें बहुत सारे पहलुओं को सबने देखा। जिस तरीके से उन्होंने एक औचक निरीक्षण रेलवे स्टेशन का रात में ऐसे समय किया ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या आज का ये समारोह, हर एक चीज में अगर सियासत दिखती है तो काशी के दिलों को छूने का एक प्रयास भी दिखता है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशीवासी उस दिन को याद करते हैं जब मोदी ने घाट पर कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है।
काशी को दिए विकास के वचन को मोदी ने बखूबी निभाया। बिल्कुल, मोदी जी ने अपना पूरा वचन निभाया है। जिस हिसाब से वो पहली बार आए थे और उन्होंने काशी वासियों को ये वादा किया था कि काशी में विकास होगा, तो यहाँ पर विकास निश्चित रूप से हुआ है। पहले रास्ते सकरे थे, अब चौड़े हो गए हैं, रोड लाइट अच्छी सी हो गई हैं, पानी सुविधा अच्छी हो गई हैं, आने जाने की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। मोदी का संकल्प है वाराणसी में विकास करके अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति सिद्ध करना, और अब इसी इच्छा शक्ति के दम पर वो स्वराज के साथ सुराज लाने की भी बात कर रहे हैं। आज आजादी के अमृत काल में भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है, उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। हम दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान, विज्ञान, जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा। आस्था अध्यात्म के किसी भी धाम से जुड़े लोग धाम में अटूट विश्वास रखते हैं। मोदी की रणनीति है आस्था के धामों से जुड़े इसी अटूट विश्वास को जनादेश में बदल देना। इसीलिए मोदी ने स्वरवेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफल देव जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर शीश नवाया। स्वरवेद मंदिर में विहंगम योग साधना की जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। महामंदिर सद्गुरु सदाफल देव महाराज को समर्पित है। सद्गुरु सदाफल देव के यूपी और बिहार में लाखों अनुयायी। हर हर धर्म भाव और राष्ट्र प्रेम ये दो ऐसे सूत्र हैं जो विविधता वाले देश भारत को एक रंगी बनाते हैं। देश में धर्म से भी ऊपर है राष्ट्र प्रेम। पूर्वांचल की जो ये भूमि है वो शौर्य की भी भूमि है। इस समूचे क्षेत्र से बड़ी संख्या में नौजवान जो हैं वो अलग अलग फोर्सेस में पहुंचते हैं, देश की सेवा में खुद को अर्पित करते हैं। और इसीलिए जब यहाँ की सियासत की भी बात होती है तो एक हद तक लक्ष्य इन युवा मनों तक पहुंचना भी होता है। राष्ट्रवाद राजनीति का अहम हिस्सा है और जन भावना का भी। पूर्वांचल ने भी इसे करीब से देखा है। 16 नवंबर को जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रवाद की झांकी भी सजी। राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी की बड़ी ताकत है, तो इस मुद्दे पर उसके विरोधी उसे घेरते भी हैं। पूर्वांचल से बहुत बड़ी तादाद में जवान फौज में भर्ती होते हैं। ये पूर्वांचल के गाजीपुर जनपद का गहमर गांव है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा गांव भी कहा जाता है। इसकी पहचान है फौजियों की, बलिदानियों की, शौर्य का उत्सव मनाने वालों की। एक परिवार से एक जवान फौज में जाए तो परिवार का नजरिया सैन्य सम्मान, बलिदान और शौर्य के सम्मान वाला हो जाता है। ऐसे में पूर्वांचल जब वोट करेगा तो इस फैक्टर का भी बड़ा असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर पार्टियों की नीति, उनके बयान सब ध्यान रखे जाएंगे। मोदी और योगी जी की जो राष्ट्रवाद की नीति है वो 85% काम करेगी। इसलिए काम करेगी, ये सरकार जो है बहुत पहले की जितने भी काम जो है अधूरे पड़े थे सबको इसका सरकार ने पूरा किया। ये जो आने वाला चुनाव है इसमें जनता तय करेगी कि उसको जो है किस विषय पर वोट देना है और उसको जो है कि नहीं, ये उनकी रणनीति पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। जहाँ तक मेरा मानना है कि बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन विषयों पर जनता जाना तय करेगी। धर्म की नीति और राष्ट्रवाद की नीति जो है बिल्कुल काम नहीं करेगी। जनता बहुत दुखी है। यूपी की चुनावी बिसात सज चुकी है। जातीय समीकरण, धर्म, सेक्युलर राजनीति, संस्कृति, राष्ट्रवाद और विकास पर सबके अपने अपने स्टैंड हैं, सबके अपने अपने दांव। नतीजे तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग कितने सफल होते हैं। वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि सबसे प्राचीन बसी हुई नगरी है ये समूचे विश्व में, अगर हम देख लें। लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर विकास का अभाव माना गया तो ये सवाल बहुत कठिन हो जाता है। पर अब
अगर यहाँ पर एक के बाद एक परियोजनाएं आ रही हैं, वाराणसी की तस्वीर किस तरीके से बदल रही है और प्राचीनता और विकास का संतुलन किस तरह से बन रहा है, वाराणसी में अपने आप में संभावनाएं हैं कि वो उत्तर प्रदेश के भीतर ही एक विकास मॉडल बनकर सामने आ सके। महाकाल की काशी काल के साथ बदलती गई। विकास तो हुआ लेकिन योजनाबद्ध नहीं हुआ। मकान तो बने लेकिन जैसे तैसे बसते गए। सनातन सभ्यता का प्राचीन नगर अंधेरी गलियों में बदल गया। बेतरतीब निर्माण ने हिंदू आस्था के परम धाम को भी घेर लिया। सकरी गलियों से घिरा काशी विश्वनाथ धाम पहले कुछ ऐसा दिखता था। 33 महीने के अनथक प्रयास के बाद तस्वीर बदल गई। इस तस्वीर को अभी और बदलना है, लेकिन नई तस्वीर गढ़ने की शपथ मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही उठा ली थी। मैं मूलतः गुजरात का हूं। सोमनाथ की भूमि है और सोमनाथ से भूमि से चल करके मैं राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया। मोदी और मंदिर के नगरों का नाता पुराना है। मंदिरों के शहर वाराणसी से मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। पहली बार सांसद बने और सांसद बनते ही प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जब जापान गए तो मंदिरों के शहर क्योटो पहुंचे। यहीं एक समझौता हुआ कि काशी का विकास क्योटो की तर्ज पर होगा। काशी में आज प्राचीनता और आधुनिकता का संगम हो रहा है। नगर के पुराने धरोहर बचाए जा रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और काशी को संवारा जा रहा है। काशी क्योटो तभी बन सकती है जब यहाँ की जनता चाहेगी। अगर जनता का सहयोग रहेगा तो मोदी जी ने जिस तरह से कार्य किए हैं तो निश्चित रूप से एक दिन ये क्योटो बनेगा। गलियों में तो विस्तारीकरण चल ही रहा है, सौंदर्यीकरण चल ही रहा है। रोड पे भी रोड बनाई हुआ है। मैदागिन से गदौलिया मार्ग का विस्तारीकरण हो रहा है। रोपवे प्रोजेक्ट चालू हो गया है। हमारा घर गली में है तो हम गली की बात कर सकते हैं। विकास हो रहा है, विकास में कमी नहीं है कहीं। अब बीच वाले ना करें वो बात एक अलग है। पब्लिक रास्ता नहीं जाने देती, बेचारे बनवाएं तो सड़क कहाँ से बनवाएं। काशी पूर्वांचल के विकास का केंद्र बिंदु। पूर्वांचल को स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार सबसे ज्यादा इसी शहर से मिलते हैं। परंपरागत पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय अध्ययन, अध्यापन की सामाजिक जरूरत भी काशी से पूरी होती है। ये कहा जा सकता है कि नई बीजेपी के नए रणनीतिकार मोदी ने बड़े सोच विचार के बाद काशी से उतरने का फैसला किया था। 2014 के चुनाव में लिए गए उस फैसले का असर अब दिख रहा है। हिंदू आस्था के धाम से मोदी प्रदेश ही नहीं, देश में हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही पूर्वांचल को भी साध रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुअन। उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है। काशी में रिंग रोड और एयरपोर्ट रोड बनाई गई। गंगा में क्रूज चलाए जा रहे हैं। गंगा में जल परिवहन को विकसित किया जा रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को एम्स बना दिया गया है। 300 से ज्यादा बेड वाला ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का लोकार्पण हो चुका है। काशी में हजारों करोड़ की योजनाएं अब आकार लेती दिखने लगी।
चमत्कार हुआ है काशी की जनता, काशी के प्राणियों के लिए। बाबा विश्वनाथ जी की जो छवि है, जो उनको विश्व को नाथ बोला जाता है, यहाँ आम जनमानस को वैसी जीवन उन्होंने दे दिया। ये मोदी जी दे दिए। वो बाबा भोलेनाथ के एकमात्र बंदे हैं जो सृष्टि को परिवर्तित कर दिए। अच्छा, आपको इतना बड़ा चमत्कार लग रहा है? अकल्पनीय है, अगर देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से अकल्पनीय है। ये सिर्फ मोदी और योगी की वजह से ही संभव है और किसी से संभव नहीं था। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत ही अच्छे से इसको और बड़ा बना दिया गया है, खुला खुला सा लग रहा है। नहीं, बहुत कंजस्टेड था, हम लोग को आने में भी बहुत धक्का मुक्की करना पड़ता था। अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया। हिंदुत्व के साथ विकास का संगम बनाकर पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने शंखनाद कर दिया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी तूफानी रफ्तार से यूपी के दौरे कर रहे हैं। 21 दिसंबर को मोदी प्रयागराज में 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 23 दिसंबर को फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो परियोजना का लोकार्पण करेंगे। बीते 8 हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी 6 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। के प्रणाम। हमारे आने वाले दिनों में ये दौरे और बढ़ेंगे और इसी से जाहिर है कि यूपी जीतना बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यूपी की जीत का रास्ता पूर्वांचल से जाता है और इसीलिए पूर्वांचल को साधने में सिर्फ मोदी ही नहीं, सभी पार्टियां जुट गई। बीजेपी जातीय पहचान की भावना को कमजोर करने के लिए हिंदुत्व की राजनीति को उभार दे रही है, लेकिन साथ ही छोटे पैमाने पर जातीय समीकरण साधने की जुगत भी लड़ा रही है। छठी काई दूध याद देवाय दे रहे। पूर्वांचल का राजनीतिक महत्व समाजवादी पार्टी भी समझ रही है, इसीलिए अखिलेश जमात और जात दोनों को साथ लाने की खातिर पूर्वांचल में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। जौनपुर में उमड़ा जनज्वार देखकर अखिलेश गदगद। कहना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है और 24 करोड़ लोगों ने यह तय किया है कि जिनसे आपने झूठा वादा किया था, वो झूठे वादे को हटाने वाले लोग एक बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके रहेंगे। पूर्वांचल से अपनी पार्टी का सूर्योदय करने के लिए अखिलेश ने जी जान झोंक रखी। जौनपुर से पहले वो विजय रथ लेकर कुशीनगर और गाजीपुर भी जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सपा को पूर्वांचल से बहुत उम्मीद है। पिछड़ी जातियों को साधने के लिए अखिलेश समाजवाद का झंडा भी थामे हैं, तो अगड़ी जातियों को साधने के लिए शंख और चक्र भी उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण साधने के लिए छोटे छोटे कई दलों से गठबंधन किया है। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, संजय चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और केशव देव मौर्य के महान दल से समझौता किया है। इन पार्टियों का आधार वोट बैंक पिछड़ी जातियों में ही, खासकर ये नोनिया कुशवाहा जातियों की पार्टियां हैं। इन जातियों की पूर्वांचल में खासी आबादी है। अखिलेश ने निषाद वोटों में हिस्सेदारी के लिए जमुना निषाद के परिवार और पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को साथ लिया। जमुना निषाद की निषादों में अच्छी पैठ मानी जाती। अखिलेश पूर्वांचल में ब्राह्मणों को साधने का दांव भी चल रहे हैं। पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे और बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके भाई समाजवादी पार्टी में आ गए। हरिशंकर तिवारी की पूर्वांचल के ब्राह्मणों में अच्छी पैठ मानी जाती। 16 दिसंबर को अखिलेश ने चाचा शिवपाल के साथ भी गठबंधन का ऐलान कर दिया। विकल्प के रूप में हम सब दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने एक और नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? यूपी से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि ब्राह्मण योगी से नाराज है। अगर ये नाराजगी सच साबित हुई तो इसका फायदा अखिलेश को मिल सकता है। वहीं बीएसपी भी सतीश चंद्र मिश्र के जरिए ब्राह्मणों को अपनी ओर करने में जुटी हुई। जातियों की इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हिंदुत्व का ब्रांड बन चुके नरेंद्र मोदी आस्था का सहारा भी ले रहे हैं।
पूर्वांचल बीजेपी के लिए सत्ता वापसी की राह बन सकता है तो अखिलेश को उम्मीद है कि उनके लिए फिर से 5 कालिदास मार्ग के द्वार खोल सकता है। 3 साल की अवधि में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण, अब इसमें केवल विकास नहीं बल्कि विकास की रफ्तार दिखाने का भी प्रयास है, क्योंकि सरकारें और देश की राजनीति इस बात के लिए बदनाम है कि शिलान्यास किए जाते हैं लेकिन कभी काम पूरा नहीं होता है। अगर बहुत तेज़ रफ्तार से पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों में काम किया जा रहा है तो वो नमूना भी पेश करना है कि काम हो रहा है और तेज गति से हो रहा है। शिलापट का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। अखिलेश ने 2017 के चुनाव में नारा दिया था कि काम बोलता है। हालांकि नारे से काम नहीं बना। अब 4.5 साल बाद बीजेपी काम गिना रही है। शिलान्यास हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं। शिलापट का अनावरण हो चुका है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही लोकार्पण से लोकतंत्र का लोक रिझेगा या नहीं, ये अगले बरस मालूम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी हिंदुत्ववाद और विकासवाद के जिस एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही है, वैसी आक्रामक और प्रचंड प्रचार नीति अभी किसी के पास नहीं। आवाज रुकनी नहीं चाहिए, मोदी। बीजेपी की प्रचार नीति में भगवा है, तिलक है, आध्यात्म है, एकजुट हिंदू का विचार है। इसीलिए जिन्ना और औरंगजेब पर प्रहार। पहली बार सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की वो निकृष्ट राजनीति होगी जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। नवंबर के महीने से बीजेपी ने पूर्वांचल में जिस तरह आक्रामक प्रचार शुरू किया, उस मानदंड के आसपास इकलौते अखिलेश दिखाई देते हैं। पूर्वांचल को साधने के लिए नवंबर से बीजेपी ने प्रचंड अभियान शुरू कर दिया। मोदी, मोदी, मोदी। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। एक्सप्रेसवे 42,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर के हैदरिया में समाप्त होता है। पूर्वांचल का इलाका राजधानी लखनऊ से सीधे जुड़ा। बीजेपी कहती है कि जो एक्सप्रेसवे प्रदेश को नई प्रगति देगा, उसे जिस गति से बनाया गया है वो बेमिसाल है। पूर्वांचल का महत्व ही कहिए, एक्सप्रेसवे पर श्रेय की राजनीति भी लंबी चली। अखिलेश ने कहा कि शिलान्यास उनके हाथों हुआ, बीजेपी तो सिर्फ फीता काटकर अपनी सत्ता के मुकुट में विकास की दिखावटी मणि टांग रही। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। अखिलेश यादव ने भी उद्घाटन के एक ही दिन बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रथ उतार दिया और जीत के हुंकार भर दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या योगी का सत्ता वापसी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करा पाएगा। पूर्वांचल से लखनऊ को जोड़ने वाली सीधी सड़क तैयार हो चुकी है। अब पूर्वांचल इस सड़क से किसे लखनऊ भेजेगा, ये 2022 में पता चलेगा।
भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि बहुत तेज़ी से प्रधानमंत्री द्वारा अलग अलग परियोजनाओं का, अलग अलग जो काम पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण कराया जा सके। और इसी क्रम में हमने देखा कि किस तरीके से अक्टूबर के महीने में 20 अक्टूबर को गोरखपुर से सटा जो कुशीनगर ज़िला है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसकी शुरुआत की गई। इसके 5 दिन बाद पूर्वांचल के ही 9 ज़िलों में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण किया गया। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। 7 दिसंबर की ही बात कर लीजिए तो लगभग 9,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। क्रिसमस की, नए साल की, पूरे साल भर की, मानो पूरी जिंदगी की खुशियों की एक नई शुरुआत, एक नई सौगात, एक नया सफर जी हाँ शुरू हो चुका है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित। 30 लाख किसानों की सिंचाई के लिए लाभ का अवसर, जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई है। और बटन दबने के साथ ही कुशीनगर का स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो गया। शिलापट का अनावरण आप देख सकते हैं। अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान का 58वां वार्षिकोत्सव जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। सिद्धार्थनगर के अलावा एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होगा। पूर्वांचल की पुरवाई ने जिसका साथ दिया वो लखनऊ पहुंच गया, लेकिन पूरब का यह हिस्सा अपने उदय की राह तकता रहा। विकास आया भी तो धीमी गति से। पूर्वांचल की स्थिति उस बोर्ड जैसी थी जिस पर लिखा होता है कार्य प्रगति पर है, लेकिन प्रगति आसपास नहीं दिखाई देती। मोदी योगी ने इस खामी को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश की। विकास की होड़ में पीछे चल रहे पूर्वांचल में हजारों करोड़ की योजनाओं की नींव रखी। हाल के दिनों में देश के भीतर जहां सबसे ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। चुनाव होने हैं तो ये लाजमी भी है। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ये एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ की लागत से बनेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह इस पर भी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी होगी। 11 दिसंबर को पीएम मोदी ने सरयू कनाल सिंचाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस परियोजना का मकसद भी पूर्वांचल के जिलों को जोड़ना है। सरयू कनाल प्रोजेक्ट से गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत 9 जिलों के किसानों को लाभ होगा। यहाँ की अधिकतर आबादी खेती या छोटे मोटे काम धंधों पर ही गुजर बसर करती है। योगी सरकार का दावा है कि इस परियोजना से 29 लाख किसानों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है। बीजेपी मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, सड़कें और एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल विकास का एक मॉडल वोटरों के सामने रखना चाहती है। और चुनाव भी नजदीक आ गया है और जहां तक चुनाव की बात है तो जब चुनाव आ रहा है तो पिछले 17 के पहले की याद जनता को आ जा रही है कि हम सड़क पर कैसे रहते थे। और आज जो है खुशी का माहौल है। आज आजमगढ़ अपने ज़िले में मैं देख रहा हूं कि जो है
चारों तरफ जो है सड़कों का एकदम जाल बिछा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी को महाराज योगी आदित्यनाथ जी के उनकी ईमानदारी पे, उनके जो माफिया राज को खत्म किए, जो 8 फुट के गुंडे घूमते थे 5 साल पहले, वो घुटनों के बल पे इस समय चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जनता को जो सर्वाधिक लाभ दे सके विकास के जरिए, उसमें तो सपा ने कुछ किया है आजमगढ़ के लिए, कई योजनाएं उसकी जो है आज वो है। उसके बाद बीजेपी ने मतलब किया। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास, इन्हीं 3 स्तंभों पर बीजेपी ने अपनी सरकार खड़ी की। पूर्वांचल से शुरू किए चुनाव अभियान में बीजेपी ने तीनों पासे एक साथ फेंक दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक सांसद रहे, गोरखपुर से लगातार वो चुनाव जीतते आए, लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, उसके बाद उनका जो एमपी सीट था वो रिक्त हुआ और वहां पर लोकसभा के लिए उपचुनाव हुए। वहां पर पहली बार ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव हार गई। जब सियासत में गढ़ जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका दबदबा भी बनाना होता है। हालांकि इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी सतर्क भी बहुत हुई। इस बार के विधानसभा चुनावों से पहले गोरखपुर की कैसी तस्वीर है, ये भी समझाते हैं। जिस पूर्वांचल को बीजेपी ने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास की नई प्रयोगशाला बनाया है, उसी पूर्वांचल में आती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर। गोरखपुर बीजेपी का अजय किला रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने करिश्माई व्यक्तित्व के दम पर यहां से 5 बार सांसद का चुनाव जीत चुके थे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो किसी ने नहीं सोचा था कि योगी के गढ़ गोरखपुर में ही सियासी संकट खड़ा हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए 1 साल हुआ था, तभी मार्च 2018 में गोरखपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर उपचुनाव जीता। एसपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को 21,961 मतों से हरा दिया था। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव हारी है, गोरखपुर में और फूलपुर में। मेरा मानना है कि जब अति आत्मविश्वास में कोई कार्य होता है तो इस प्रकार की स्थिति होती है, लेकिन यह एक सबक भी है और मेरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय में इन सब चूकों से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के बेहतर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास की बात को कबूला और हार के बाद से गढ़ को बचाने और मजबूत करने की रणनीति बनाई। दिसंबर में गोरखपुर में दशकों से बंद पड़े फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के खाद कारखाने का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री ने 112 एकड़ में फैले एम्स का भी उद्घाटन किया। 2016 में पीएम ने इसका शिलान्यास किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तर्ज पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आईसीएमआर का एक क्षेत्रीय केंद्र भी गोरखपुर में खोला गया है। इसमें इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू के वायरस की पहचान और उसके उपचार पर रिसर्च होगी। इसके अलावा भी गोरखपुर में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के कारण वोट खोने की आशंका हमेशा भारतीय जनता पार्टी को बनी रही। भले ही कृषि कानूनों को वापस लिया गया, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वहां के वोट फिर भी उन्हें निश्चित तौर पर मिलेंगे और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भरपाई पूर्वांचल के वोटों से करने की एक कोशिश भी नजर आती है। पूरब में बीजेपी इतनी ताकत क्यों झोंक रही है, इसका जवाब पश्चिम में छिपा है। पश्चिम में बीजेपी को जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ के सामाजिक समीकरण उसके सियासी एजेंडे के साथ खुद ही तालमेल खाने वाले थे।
लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी के हालात 2016-17 जैसे नहीं हैं। इसीलिए पूर्वांचल में ताकत झोंकने का एक कारण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी बीजेपी की आशंकाएं। गाजीपुर के बॉर्डर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की घर वापसी तो हो चुकी है, लेकिन बीजेपी का डर अभी भी बरकरार है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसकी सत्ता वापसी में रोड़ा बन सकता है। 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत इलाके में बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता मिली। 2013 के सांप्रदायिक दंगे के कारण जाटों ने भी बीजेपी का समर्थन किया। जानकारों के अनुसार कृषि कानूनों पर पश्चिमी यूपी के जाटों की नाराजगी बढ़ गई। नाराजगी खत्म करने के लिए बीजेपी ने कृषि कानून वापस तो ले लिए, लेकिन इसका असर चुनाव में कितना नजर आएगा उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। कृषि कानून के मुद्दे पर जाटलैंड के मुसलमान और जाट एक साथ नजर आ रहे हैं। अगर ये वोट एक साथ बीजेपी के विरुद्ध गया तो सत्ता का मार्ग अवरुद्ध होना तय है। इस क्षेत्र में हिंदुत्व का मुद्दा इस बार पहले जितना मजबूत नहीं है, इसीलिए बीजेपी पूर्वांचल में पूरी ताकत से जुटी। पूर्वांचल के वोटरों के बीच से श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।